अब हम बात करते हैं प्यूरीन और पायरामिडीन की। ठीक है, तो आपके पास ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, जो आपको यहाँ पे बेसिकली नजर आ रही थी, ये वाले कलर जो आपको नजर आ रहे थे, ये वाली मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ जो है आपको दिखा, ये जो आपको यहाँ पे बेसिस नजर आ रही है, इसको हम जो है दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो बेसिस है, ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास एक आती है प्यूरीन और दूसरा है पैरामिडीन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्यूरीन्स क्या होती हैं। तो प्यूरीन्स नाइट्रोजन बेस के अंदर वो स्ट्रक्चर होंगे जिनमें डबल रिंग मौजूद होगा। जिनमें क्या मौजूद होगा? डबल रिंग मौजूद होगा। तो अब अगर यहाँ ऊपर वाले दो स्ट्रक्चर देखें तो इन दोनों में डबल रिंग मौजूद है कार्बन एटम्स की। ठीक है, यहाँ पे एक रिंग आ गई और ये दूसरी रिंग आ गई। तो ये दोनों जो है, एक एडेनिन है और एक ग्वानिन है। इनको आपने याद रखना है कि ये कौन सी हैं? प्यूरिन्स हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ही है, इनका नाम छोटा सा है। देखिए, प्यूरिन्स एज कम्पेयर टू पैरामिडीन छोटा है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बड़े वाला है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। ठीक है, उलट होगा। तो आप देखें, इन सब के स्ट्रक्चर छोटे छोटे हैं। निचले जो आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर बड़ा है। तो वो क्या है? प्यूरिन्स है। तो इनके अंदर डबल रिंग मौजूद होगा। पैरामिडीन की बात करें तो इसके अंदर जस्ट सिंगल रिंग मौजूद होता है। ठीक है, और तीन किस्म की न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर आती है, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। ये तीनों की तीनों किस में आ जाती हैं? पैरामिडीन में आ जाती हैं। अब इसको याद रखने का तरीका बिल्कुल उसके उलट है कि पैरामिडीन नाम इतना लंबा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट सिंगल रिंग वाले जितने भी नाइट्रोजन बेसिस आएंगी, वो सारे की सारी आएंगी पैरामिडीन के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके अंदर थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल तीनों कंपाउंड आएंगे। अब अगर हम मजीद इसकी डिवीजन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले है जी हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है, डाइन्यूक्लियोटाइड है एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद है तो हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, अगर डाइन्यूक्लियोटाइड मौजूद है तो हम क्या कहेंगे? डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और अगर बहुत सारी मौजूद है तो हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। तो सबसे पहले है जी मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसके नाम जो है वो इसका इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या है? जस्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो मौजूद होगा। सिंगल जो है वो न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा। तो अगर वो जो सबसे ज्यादा कॉमन है, आपने उसका नाम भी सुना होगा न्यूक्लियोटाइड की बात करें, मोनोन्यूक्लियोटाइड की, तो वो है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि एक होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अगर इसका नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या होता है, ये बात आपने ध्यान के अंदर रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये समझने की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है आपको। अगर नाइट्रोजन बेस और शुगर, ठीक है, अगर नाइट्रोजन और शुगर जो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस जो है और शुगर जो है, जब आपस में बांड बनाएंगी, यानी कि ये, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस है और दूसरी क्या है? शुगर है। जब ये दोनों आपस में क्या बनाएंगी? बांड बनाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यानी कि ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है जिसमें आपको एक राइबोज शुगर और एक जो है क्या मिलेगा? नाइट्रोजन बेस मिलेगा। तो ये क्या बना देगा? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ जब आप एक कम से कम एक जो है फास्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे, तो क्या आपको इधर इस कलर का नजर आ रहा है, ब्लू कलर का नजर आ रहा है, तो जब आप इसके साथ ये अटैच करेंगे, ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। ठीक है, इन दोनों मिलके क्या बना देंगे? न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। ठीक है, अच्छा,
अब तो ये बात हो गई। अगर हम जस्ट न्यूक्लियोसाइड को स्टडी करें, तो ये फर्ज करें अगर ये एडेनिन है, ठीक है, ये क्या है, एडेनिन है, तो एडेनिन के साथ आपने अटैच कर दी फास्फेट ग्रुप, ठीक है, फास्फेट ग्रुप अटैच कर दी, तो अब आप इसे क्या कहेंगे, एडिनोसिन कहेंगे, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, एडिनोसिन कहेंगे। ये बात क्लियर है कि जब नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ अटैच होगी तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसा पहले सिंगल फॉर्म में वो क्या थी, एडिनिन थी, लेकिन जब हमने उसके साथ राइबोस शुगर अटैच की तो वो एडिनोसिन हो गई, ठीक है। अब इस एडिनोसिन के साथ आप जो है एक फास्फेट ग्रुप लगा देंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एक आपने क्या लगा दी, फास्फेट ग्रुप लगा दी, इसे आप क्या कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इसी तरह जब आप दूसरा फास्फेट ग्रुप भी लगा देंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफास्फेट। और इसी तरह जब आप तीसरा कार्बन लगा देंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, जो कि आपके पास एनर्जी करेंसी यूनिट आ जाता है एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट आ जाएगा, ठीक। जब आप इसमें फास्फेट ग्रुप की एडिशन कर रहे हैं तो इस रिएक्शन जो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी जो है वो यूज होती है। जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी यूज होती है, जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब बड़े कंपाउंड बनते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, जब बड़े कंपाउंड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये बड़ा कंपाउंड बन रहा है, फास्फेट ग्रुप का बॉन्ड बन रहा है एडिनोसिन के साथ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, ठीक है। तो अब ये बात आपको क्लियर होगी कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है। न्यूक्लियोसाइड जो है, यानी कि एग्जांपल ये है, आप इस तरह याद रख सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड को मैं एन डी के साथ डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब एन डी प्लस फास्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आ गया, समझ आ गई बात, ये न्यूक्लियोटाइड आ गया। तो ये है कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड आ गया। एडिनोसिन की भी आपको समझ आ गई कि एडिनोसिन किसको कहते हैं, जब एडिनिन शुगर के साथ बांड बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, एडिनोसिन कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो यूज होगी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब जो है एडिनोसिन के साथ आप फास्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहेंगे। अच्छा, इसी तरह करते करते क्या है कि फर्ज करें हम थोड़ा उल्टा रिएक्शन में चलते हैं, तो जब आप एक एटीपी के मॉलिक्यूल से एक फास्फेट ग्रुप निकालते हैं तो आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। तो आगे बढ़ते हैं कि आपके पास एटीपी का मॉलिक्यूल है, तो अगर आप क्या कहते हैं कि इस फास्फेट ग्रुप को, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप को आप बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं, ठीक है, वाटर में डालते हैं और इसका फास्फेट ग्रुप एक जो है फास्फेट ग्रुप निकल जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बड़ा कंपाउंड टूटता है या बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एक फास्फेट ग्रुप निकलेगा उसमें से 7 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। कितनी? 7 किलो कैलोरी एनर्जी जो है विल बी रिलीज्ड बाय द ब्रेकिंग आउट जस्ट वन सिंगल फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कि न्यूक्लियोटाइड से जब एक सिंगल फास्फेट ग्रुप टूटेगा तो 7 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी। यही वजह है, और यानी कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको स्टडी करेंगे तो उसके लिए एडिनोसिन का ये बॉन्ड टूटने वाला प्रोसेस ये परफेक्ट एनर्जी देता है सारे के सारे मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए। यानी कि ये समझ लें जिस तरह दूध वाले के पास एक किलो वाला डब्बा होता है, जिस तरह तो उसके साथ चाहे वो 1 किलो दूध दे, चाहे जो है वो आधा किलो दूध दे, यानी कि उसको हाफ करके आधा किलो दूध भी दे सकता है, या फिर यह कि 5 किलो दूध दे, ये उसकी मर्जी, लेकिन उसके पास एक यूनिट आ जाता है। इसी तरह एटीपी भी उसी के तौर पर काम करती है कि ये वो स्पेसिफिक एनर्जी देती है जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक अमाउंट में हीट जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो ये था आपके पास मोनोन्यूक्लियोटाइड।